Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, welcome to Textbook Select. So we are going to discuss फाइनेंशियल समाचार के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फाइनेंशियल समाचार में क्या क्या चीजें, क्या क्या इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, उन सबको हम लोग आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। नाउ द बिगेस्ट न्यूज ऑफ टुडेज लेक्चर इज आईआरएफसी इश्यूज निकले हुए। इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की हम लोग बात करते हैं। 1986 में आईआरएफसी को क्रिएट किया गया था। इंडियन रेलवे के अंदर काम करता है, तो इंडियन रेलवे के लिए जो भी फंड क्रिएट करने, जो भी फंड्स बोरो करने हैं, तो बेसिकली इट्स एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, पर कैप्टिव है। दो टाइप के एनबीएफसी होते हैं। कैप्टिव एनबीएफसी का मतलब है वो केवल उस इंस्टीट्यूशन के लिए काम करेगी और वही के वही पैसे मैनेज करेगी। जो नॉर्मल एनबीएफसी होते हैं कमर्शियल एंगल में, वो बाहर से भी पैसे ले सकती है, बाहर वालों को लोन भी दे सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनबीएफसी क्रिएट की है इंडियन रेलवेज के लिए, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नाउ ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज इनको आईपीओ निकालने की परमिशन दी गई है। तो सेबी की होती है परमिशन, और 18 तारीख से 18 से लेके 21 तारीख तक इनके आईपीओस मार्केट में अवेलेबल रहेंगे। और 21 को 18 को ये ओपन हो रहा है, 21 को ये क्लोज हो जाएंगे। दैट विल सिनेरियो। सो 25 टू 26 रुपीज इसके नॉर्मली आईपीओस की वैल्यू रखी गई है कि इस तरीके से इसको निकाला गया। मिनिमम लॉट साइज जो रहेगा वो 575 शेयर्स का रहेगा के, और ऑफर सेल जो चल रहा है नियर अबाउट 1544 करोड़। दैट मच अमाउंट ऑफ मनी दे आर एक्सपेक्टिंग कि इतना पैसा शायद मिनिमम इस ऑफर सेल से आ सकता है। सो काफी मार्केट में डिमांड भी काफी अच्छी बढ़ी हुई है आईआरएफसी के इश्यूज की। सो आईपीओस मार्केट में लाए गए। सो इट इज गोइंग टू गिव अ वेरी गुड बूस्ट टू द इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट। सो दैट्स अ सिनेरियो। सो रेलवे के अंदर काम करता है। बस इतना एक पॉइंट आपको याद रखना, बाकी आपने कुछ डिटेल में इसके ऊपर नहीं देखा तो भी चलेगा, बट आईआरएफसी के इश्यूज मार्केट में आए हुए, बस उतना एक पॉइंट मेंशन किया। जैसे आईआरसीटीसी के आए थे शेयर्स, तब उसकी वैल्यू बहुत जबरदस्त तरीके से ऊपर गई थी, वैसे आईआरएफसी के साथ भी होने के चांसेस बहुत है। हम इसके ऊपर ट्रैक रखेंगे। आगे बढ़ते हैं ना, एफपीओ की बात करते हैं। आईपीओस, जब भी कोई कंपनी पहली बार मार्केट में शेयर्स लाती है तो उसको हम लोग आईपीओस कहते हैं। पर एग्जिस्टिंग कंपनी जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, जब वो अपने नए फ्रेश शेयर्स लेके आती है, देखिए आईआरएफसी की हम जब बात करते हैं तो ये मार्केट में पहली बार शेयर्स ला रही थी तो उसको आईपीओ कहेंगे। एक बार उन लोगों ने मार्केट में शेयर्स ला लिए, बाद में जब वो और फ्रेश शेयर्स लेके मार्केट में आएंगे तो उन फ्रेश शेयर्स को हम लोग एफपीओ कहेंगे। अब एफपीओ को लेके सेबी ने कुछ रूल्स रिलैक्स कर दिए हैं। देखिए सपोज प्रमोटर है जो ऑलरेडी उस कंपनी को प्रमोट करा, जो ऑलरेडी उस कंपनी के बैकअप में है, जो कंपनी को प्रॉपर तरीके से फंडिंग प्रोवाइड करके कंपनी को आगे ले जा रहे हैं। तो एफपीओ के रूल्स कुछ ऐसे थे कि सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स के लॉकअप मूवमेंट पे रहेंगे प्रमोटर्स के पास, वो प्रमोटर्स के पास ही रहेंगे। मिनिमम 20% उनको मार्केट में बेचना अलाउड नहीं था, पर अभी कुछ रूल्स रिलैक्स कर दिए जिससे प्रमोटर्स भी मार्केट में ऑटोमेटिक शेयर्स ला सकते हैं और काफी फंडिंग अपने इंस्टीट्यूट के लिए ग्रैब कर सकते हैं। तो पहले 20% ये कॉन्ट्रीब्यूशन प्रमोटर का होना कंपलसरी था, पर अभी इस चीज को रिलैक्स कर दिया कि मिनिमम 3 साल तक शेयर्स को लॉकअप रखना पड़ेगा प्रमोटर्स के पास। ये भी कंसेप्ट निकाल दिया है। अब थोड़ा सा मार्केट बेटर बनेगा और काफी फंड और काफी इजीली एफपीओ मार्केट में आ पाएंगे। अगर काफी इजीली एफपीओ मार्केट में आ पाएंगे तो थोड़ा इन्वेस्टर्स की भी सोचनी पड़ेगी। सो जो रिड्रेसल है इन्वेस्टर का, फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टर्स हो, यू आर इन्वेस्टिंग इनटू सम कंपनी इन सम एफपीओज, ओके, एंड यू आर परचेसिंग इट फ्रॉम द प्रमोटर, तो ऐसे कंडीशन में रिड्रेसल भी होना बहुत जरूरी है। तो 95% इन्वेस्टर कंप्लेंट्स का प्रॉपर तरीके से रिड्रेसल होना बहुत कंपलसरी है। तो एक पॉइंट सेबी ने मेंशन किया। पर सेबी के रिलैक्सेशन से फायदा ये होगा कि कंपनीज कैन रेज मनी वेरी इजीली विदाउट सम स्ट्रिक्ट बाइंडिंग्स। तो काफी अच्छा एक इनिशिएटिव, काफी अच्छा एक पॉइंट है जो यहां पे मेंशन किया गया है, और जिससे काफी बेहतरीन बूस्ट मिलेगा कंपनीज को मार्केट से पैसा रेज करने के लिए। चलो आगे बढ़ने से पहले भाई हमारा ईयरली टेक्स्ट बुक पास है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास की हम लोग बात करते हैं तो एक ग्रेट एग्जाम फेस्टिवल चल रहा है जहां से आप गो थ्रू कर सकते हो। प्लस हमारा ईपीएफओ का बहुत बेहतरीन बैच चल रहा है जो भी आपके सामने है तो बैच नंबर 2, उसकी सारी जानकारी आपको हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर आप जो हमारी लिंक है उसके ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टार्टअप सीड फंड की। नो स्टार्टअप इंडिया, ये तो योजना हमारी काफी पुरानी है कि उसका अभी एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था कि उस कॉन्फ्रेंस का नाम प्रारंभ वाज द कॉन्फ्रेंस। 15 और 16 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस था। 15 को इस कॉन्फ्रेंस को पीयूष गोयल साहब ने इनॉग्रेट किया एज ए कॉमर्स मिनिस्टर, और 16 को मोदी साहब का स्पीच था। उस स्पीच में मोदी साहब ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड में 1000 करोड़ डालने की बात की है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड क्या होता है, पहले उसके ऊपर बात करते हैं।
देखिए, जब भी कोई कंपनी इनिशिएट करती है, स्टार्ट करती है, अपने स्टार्टअप को इनिशिएट करती है, तब जो फंड की जरूरत होती है उसको हम सीड फंड कहते हैं। के सीड फंड ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑलरेडी स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है के, और जिसके अंदर 1000 करोड़ का सीड फंड हम अवेलेबल करवा रहे हैं। अब रीजन क्या है इतना बड़ा सीड फंड अवेलेबल करवाने का? रीजन ये है बिकॉज मनी बहुत बार क्रंच आता है, मनी का बहुत बार क्रंच आता है, और सीड फंड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो स्टार्टअप इंडिया के अंदर मनी क्रंच ना है, इसलिए 1000 करोड़ एड ऑन किए गए इसके सीड फंड के अंदर, ताकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हेल्प मिल सके। तो इक्विटी कैपिटल रेज करने के लिए फंड ऑफ फंड्स की तरफ से भी आएगा। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंपनीज दैट दे विल बी हैविंग अ सीड फंड, दे विल बी हैविंग सम फ्लेक्सिबिलिटी, एंड 1000 करोड़ इज अ काइंड ऑफ अ वेरी ह्यूज थिंग। सो काफी बेहतरीन अनाउंसमेंट है इस प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के अंदर। 2-3 हमारे नेबरिंग कंट्रीज ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और काफी बेहतरीन कॉन्फ्रेंस थी। अब सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, आयरन ओर पॉलिसी 2021। नाउ इंडियन रेलवेज ने आयरन ओर की एक पॉलिसी रेज की है, इंक्रीज की हुई। नाउ आयरन ओर की बात करते हैं, जब फ्रेट मूवमेंट की बात करते हैं, जो मालगाड़ियां होती है रेलवे में, उसमें सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस देने वाला आयरन ओर है कि कोल, आयरन ओर, स्टील, ये काफी ह्यूज बिजनेस इंडियन रेलवेज को देते हैं फ्रेट के अंदर। तो उसके लिए कुछ रूल्स क्रिएट करना बहुत जरूरी है। नो, रैक्स होती है, रैक्स का मतलब है, आपने देखा होगा मालगाड़ियों के जो आपके डिब्बे रहेंगे जिसके अंदर सारा आयरन ओर आएगा, उसको रैक्स हम लोग कहेंगे। तो रैक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ रूल्स चेंज किए गए जो थोड़े से कमर्शियल फ्रेंडली या थोड़े से मार्केट फ्रेंडली हमने बनाने की बात की है। नो, न्यू रूल्स आर कॉल्ड एज आयरन ओर पॉलिसी 2021, जिसको मंथ ऑफ फेब से 10 फेब से इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां पे 2-3 बस पॉइंट याद रखना। आयरन ओर पॉलिसी 2021 इज गिवन बाय विच मिनिस्ट्री? रेलवे मिनिस्ट्री के। इंप्लीमेंटेशन ठीक है, कोई ज्यादा इतना मैटर नहीं करेगा। अब देखिए, द प्रोविजन ऑफ न्यू पॉलिसी विल बी अपडेटेड इन द रैक अलॉटमेंट सिस्टम मॉड्यूल बाय द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रीज। आपको बताओ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहां पे प्रॉपर तरीके रैक अलॉटमेंट होगी कि कौन सी रैक किसको अलॉट की गई है, एग्जैक्टली जो ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम द सप्लाई साइड टू द डिस्ट्रीब्यूशन साइड, जिसको देना है, जिसकी डिमांड थी, जिस कस्टमर को देना था। तो प्रॉपर एक ऑनलाइन सिस्टम बनेगी कि कौन आपकी रैक्स कहां पे है, कितना डिस्टेंस कवर किया गया। सो एवरीथिंग यू विल टेक, उसको ट्रैक डाउन करना बड़ा बेटर रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन का स्क्रूटिनी जो था पहले, वो स्क्रूटिनी रिमूव कर दिया। एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटली फ्रॉम द ऑनलाइन दिस क्रीज प्लेटफॉर्म। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेक मूवमेंट ऑफ रेलवे बोर्ड, जिसका ऑफिस कोलकाता के अंदर है, दे हैव बीन सैंक्शन विद द प्रोग्राम। उनको प्रोग्राम के साथ सैंक्शन कर दिया गया कि आप यहां पे ध्यान रखिए, आप यहां पे फोकस रखिए के। सो बट देयर वोंट बी एनी रेगुलेटरी रोल, यहां पे कोई रेगुलेटरी रोल नहीं रहेगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर। कस्टमर नाउ डेसिरियस ऑफ मूवमेंट देयर ट्रैफिक अंडर द एनी प्रायोरिटी विल have to give undertaking that they have procured, transported and utilized the material as per the rules and regulations of the center and the state government. So अगर आप कस्टमर से, if I want this iron ore for my factories for making something, so state centers के जो भी permissions है, everything will be in online platform, जो काफी better रहेगा। देखिए, हायर प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द मूवमेंट ऑफ आयरन ओर ट्रैफिक फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। सपोज आई एम डूइंग दिस आयरन ओर और आई एम यूजिंग दिस आयरन ओर फॉर समथिंग टू एक्सपोर्ट समवेयर। सो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो रहेगा कि बाहर कंट्री अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हो आयरन ओर को, उसके ज्यादा अहमियत आपके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को दी जाएगी कि पहले इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को दीजिए। आत्मनिर्भर को प्रमोट करने के लिए, उसको ऊपर ले जाने के लिए, आयरन ओर इज अ मीडिएटर टूल और इज अ मीडिएटर काइंड ऑफ कमोडिटी हम लोग कहेंगे। तो इसको पहले डोमेस्टिक के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टील के लिए, या पिग आयरन जो होता है, पिग आयरन इज नॉर्मली यूज, और द मीडिएटर आयरन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, स्पॉन्ज आयरन जिसको काफी चीजें क्रिएट करने के लिए या फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको यूज करते हैं, पैलेट, सिंटर्स। तो यहां पे जो यूज होगा उसके लिए पहले आयरन ओर प्रोवाइड करेंगे और बाद में जिसको एक्सपोर्ट करना है उस एक्सपोर्ट एंगल में वो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मेंशन किया है। देखिए, कैटेगराइजेशन ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ iron ore has now been based on availability of railway infrastructure developed by the customer for loading and unloading, and the nature of movement between the various types of sidings. That is the point mentioned. Old and new plants will be treated similarly as far as the allotment and the loading of the rakes is concerned. प्लांट्स की बात कर रहे हैं, नए प्लांट के लिए, ओल्ड प्लांट के लिए उसको सेम तरीके से ट्रीट करेंगे, पर यूज कहां करना है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन में, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। देखिए, आयरन ओर इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक फॉर रेलवे अलोंग विद द स्टील। अगर हम बात के नॉर्मल ट्रैफिक की बात करें तो ये आयरन, कोल एंड स्टील ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फ्रेट कॉरिडोर के अंदर के। नॉर्मली पैसेंजर तो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, पर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो कुछ कमोडिटीज है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है रेलवे इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज के बिजनेस के लिए, रेलवे इंडस्ट्रीज के काफी बेटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसीलिए यहां पे रूल्स क्लियर करना बहुत जरूरी थे। एक और चीज है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ड्राफ्ट क्रिएट किया टेंडर के लिए, मॉडल टेंडर पॉलिसी। देखिए टेंडरिंग होती है कि बहुत जगहों की टेंडरिंग होती है, बहुत जगहों पे टेंडर्स निकाले जाएंगे कि उसके बाद एप्लीकेशंस आएंगे, फिर किसी ना किसी को टेंडर मिलेगा। बीडिंग का मतलब है बीडिंग विल बी फ्रॉम द समवन इज गोइंग टू बीड। टेंडर जो होता है, टेंडर गवर्नमेंट की तरफ से निकलेगा, ये टेंडर इशू करेंगे, बीड कोई करने वाला है। तो सप्लाई एंड डिमांड, दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। तो टेंडरिंग इज काइंड ऑफ अ डिमांड कि इस काइंड ऑफ सप्लाई कि हमें ये काम करवाना है, कर लीजिए। बीडिंग जो होती है वो एक काइंड ऑफ समवन इज गोइंग टू बीड। तो ये डिफरेंस रहेगा टेंडरिंग और बीडिंग के अंदर। नॉर्मली हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट, और उसके ऊपर भी फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रॉपर्ली स्पेसिफाई किया है। दूसरा, इंडिया में टेंडरिंग या बीडिंग की दोनों की पॉलिसी जो होती थी, मोस्टली कुछ जगहों पे यूके बेस्ड पॉलिसी, कुछ जगहों पे यूएस बेस्ड पॉलिसी, कुछ जगहों पे गवर्नमेंट कुछ अपने हिसाब से लाएगा। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज और स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे और उसी के भरोसे हर चीज का टेंडरिंग या हर चीज का बीडिंग होगा। बिकॉज देखिए वर्ल्ड में जो गवर्नमेंट कुछ चीज प्रोक्योर करते हैं, देखिए गवर्नमेंट को जब जरूरत है तो गवर्नमेंट टेंडर निकालेगा, टेंडर जब निकलेगा तो लोग उसके लिए बीडिंग करेंगे। तो गवर्नमेंट प्रोक्रूटमेंट, जब फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, गवर्नमेंट को पेन की जरूरत है तो गवर्नमेंट टेंडर निकालने वाला है। तो गवर्नमेंट प्रोक्रूटमेंट में पूरे वर्ल्ड में कम से कम 15% जीडीपी ग्लोबली ये गवर्नमेंट प्रोक्रूटमेंट पे चलता है। मींस गवर्नमेंट प्रोक्रूटमेंट के भरोसे बहुत सारी कंपनीज चलती है। इंडिया में 30% जीडीपी ये गवर्नमेंट प्रोक्रूटमेंट के भरोसे चलता है। तो यू कैन इमेजिन कितना चंक है जो गवर्नमेंट एंटिटीज या गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स खरीदते हैं। अब यहां पे हमारा जो नॉमेनक्लेचर है, जो टेंडर क्रिएट करने का तरीका है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन है, ये कभी अमेरिकन स्टाइल में रहेगा, कभी यूके स्टाइल में, कभी यूरोपियन स्टाइल में। तो इसमें बहुत बार प्रॉब्लम्स आती है, और लैंग्वेज भी कभी कभी लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स होती है तो कोर्ट में केस जाएगी और इश्यूज काफी बनते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसाइड किया, उन्होंने एक ड्राफ्ट क्रिएट किया, स्टैंडर्डाइज ड्राफ्ट है, जिसको शायद बजट के टाइम पे हम लोग पास करवा देंगे। एक स्टैंडर्डाइज ड्राफ्ट है, इसको फॉलो करेंगे ताकि कोई इश्यूज ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि बहुत बार कोर्ट में ऐसा होता है कि इसके टेंडर आपने इस तरीके से बनाए, फिर ये टेंडर आपने दूसरे तरीके से बनाए, फिर कॉन्फ्लिक्ट आएगा और गवर्नमेंट खुद ही फंस जाती है और गवर्नमेंट के काफी लॉस होते हैं। तो चीजों को स्ट्रिक्ट करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए और एक सेंट्रलाइज करने के लिए, यूनिफॉर्म करने के लिए हमने एक ड्राफ्ट क्रिएट किया हुआ है। सो उस ड्राफ्ट को ऑब्वियसली लेके गवर्नमेंट आएगी और उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे बाद में। पर याद रखना, टेंडरिंग, बीडिंग एंड ये टेंडरिंग वाली जो ड्राफ्ट है, इट वाज गिवन बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ सक्षम पे आते हैं। नाउ फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है, इनका एक मंथ लॉन्ग कैंपेन हर साल चलता है जिसको सक्षम कहते हैं, जहां पे हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में अवेयरनेस, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अवेयरनेस, ये सारी चीजें हम लोग पब्लिक के सामने लेके आते हैं ताकि कार्बन फुटप्रिंट को लेके, एनवायरमेंटल एंगल को लेके लोगों को पता चले। तो धर्मेंद्र प्रधान साहब जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, ये हर साल सक्षम कैंपेन चलाते हैं। पूरा मंथ लॉन्ग कैंपेन होता है जहां पे काफी चीजों के ऊपर काम किया जाएगा। तो इस बार मोदी साहब ने कुछ 7 की ड्राइवर्स दिए थे कि जो क्लीन एनवायरनमेंट के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए और कार्बन फुटप्रिंट कम, मींस कार्बन का जो यूज है वो कम करने के लिए दिए थे। तो उन्हीं 7 के ऊपर इस बार बात की जाएगी। तो ये 7 कीज पॉइंट देखिए। मूविंग टुवर्ड्स गैस बेस्ड इकोनॉमी, cleaner use of fossil fuel, greater reliance on the domestic source to drive the biofuels, then achieving renewable targets, okay, increased use of electric vehicles and decarbonization mobility, increased use of cleaner fuels like hydrogens and digital innovations across the energy system. So ये कुछ 7 पॉइंट्स है मोदी साहब ने अपने भाषण में दिए थे। इन्हीं 7 पॉइंट्स की तरफ ध्यान देते हुए इन चीजों के ऊपर काम किया जाएगा, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान साहब ने कहा है। सक्षम, याद रखना, सक्षम कैंपेन इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के, इनके अंडर आता है। धर्मेंद्र साहब मिनिस्टर है। 1 महीने का कैंपेन होता है जहां पे हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं क्लीन एनर्जी को लेके। अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बेहतरीन अनाउंसमेंट या बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है इस बजट के अंदर। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो है उसको 4% पे लेके जाने वाले हम लोग, कि हम 2026 तक 4% अचीव करेंगे। नॉर्मली एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो इस एक्ट ने यह कहा था कि 2.5 to 3% आपका फिस्कल डेफिसिट का टारगेट होना चाहिए और धीरे धीरे उसको कम करना है। पर अभी आपको पता है कोविड-19 ने हालत खराब कर दी, सारे कैलकुलेशंस बिगाड़ दिए एंड नाउ गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि 2.5 to 3% को थोड़ा कुछ दिनों के लिए साइड में रखते, 2025-26 तक हम अपने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4% पे करते कि 26 तक हमें 4% पे आना है। तो जो भी फिस्कल डेफिसिट हमारा है कि उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम धीरे धीरे कम करते करते 4% पे आएंगे। बिकॉज जो एफआरबीएम एक्ट ने बताया था
2003-4 में वो 3% करना अभी पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, काफी फिस्कल डेफिसिट हमारे बढ़ गए। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट सोच रही है शायद इस बजट में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट भी चेंज करके हम 4% पे लेके आएंगे कि भाई 4% तक हमें जाना है, एंड दैट इज द प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो लेट्स सी बजट प्रेजेंट करने के बाद अगर ये प्रेजेंट किया गया तो विल डिस्कस, बिकॉज गवर्नमेंट उसके रीजंस और गवर्नमेंट उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी हमें देगी, बट दे आर थिंकिंग टू चेंज दैट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जो भी आपका एक्सपेंडिचर है उसमें से आपका एक्चुअल इनकम है उसको माइनस कर दीजिए, जितना भी गैप आएगा उतना पैसा आपको बोरो करना पड़ता है, द इंटरनल बोरोइंग और द एक्सटर्नल बोरोइंग। जितना वो बोरोइंग बढ़ेगा उतना फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, और जो बर्डन क्रिएट करता है किसी भी इकोनॉमी के ऊपर, तो हमें उसको स्टेप बाय स्टेप ईयर ऑन ईयर हमें कम करते जाना पड़ेगा, एंड दैट इज अ पॉइंट मेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ लास्ट न्यूज पे आते हैं, यूके इनवाइट्स G7 लीडर्स। 1970s में G7 ग्रुप बना था जिसके अंदर यूके आता है, ब्रिटेन की बात करेंगे, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, इटली, जापान एंड कनाडा, 7 कंट्रीज आती है। 7 कंट्रीज का मिलकर G7 नाम का ग्रुप बना हुआ था, जिसके बार बार मीटिंग्स होती रहती है, बार बार अच्छे से मिलते हैं। तो दे स्टार्टेड दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के ऊपर इन लोगों ने काम करना शुरू किया था। सो 1975 की बात करते तो बेसिकली G7 वाज स्टार्टेड, बट लास्ट ईयर 19 के बाद मीटिंग ही नहीं हो पाई, बिकॉज ड्यू टू कोविड-19 ट्रम्प कैंसिल द मीटिंग के कुछ इश्यूज भी आए थे। सो 2019 के फ्रांस के मीटिंग के बाद G7 का मीटिंग ही नहीं हुआ। तो इस बार यूके ने इनिशिएटिव लेके G7 का मीटिंग बुलाया कि हम G7 के ऊपर बात करते हैं। G7 लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज एंड दे आर गोइंग टू डिस्कस। इसमें यूरोपियन यूनियन भी आता है इनकी मीटिंग्स के अंदर। तो 7 कंट्रीज है, एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, पर इस बार 3 कंट्रीज को इन्वाइट किया गया। एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है इंडिया और तीसरा है साउथ कोरिया। इन 3 कंट्रीज को इन्वाइट किया गया है कि आप इनके मीटिंग्स में आइए, आप मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कीजिए। ऑब्वियसली मीटिंग, कोर मीटिंग ये G7 कंट्रीज की रहेगी। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया विल बी स्पेशल इन्वाइटीज, एज ए इन्वाइटीज वो अटेंड करने वाले, और जो भी एक रिलेशंस बनाने के लिए काफी बेहतरीन है। सो इट्स काइंड ऑफ अ लैंडमार्क ग्रुप, 1975 से काम करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज है एंड दे आर कमिंग टुगेदर। एंड नाउ जब ये 3 कंट्रीज और ऐड होगी इसके अंदर, G7 चेंज नहीं होगा, परमानेंट मेंबर्स उतने ही रहने वाले, ये केवल स्पेशल इन्वाइटीज है। तो इसका नंबर चेंज करके G10 एंड ऑल नहीं करना है हमें, G7 ही रहने वाला है, इनको केवल स्पेशल इन्वाइटीज है। कल अगर फ्यूचर में यू नेवर नो कि अगर इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो इन कंट्रीज को भी ऐड ऑन करते हैं, तो उसके ऊपर बाद में बात होगी, पर पहले इसके ऊपर डिस्कस किया जा रहा है, और जो काफी इंपॉर्टेंट सिनारियो रहेगा। तो याद रखना मेजर है, काफी बड़ा रोल है, काफी इंपॉर्टेंट सिनारियो के, और ब्रेक्जिट के बाद G7 का मीटिंग ये बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, और जो बाइडेन विल बी द न्यू प्रेसिडेंट। सो दैट्स व्हाई दिस बिकम अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट सिनारियो, और ये 3 कंट्रीज को ऐड किया गया है। तो लेट्स सी हाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डिस्कस। चाइना के बारे में क्या डिस्कशन होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो इसके ऊपर हमारा भी ट्रैक रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, विल डिस्कस अबाउट रेस्ट ऑफ द पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।